हेलो फ्रेंड्स, मेरे तो जहान और मेरे चैनल पीएससी विद्यार्थियों में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्षा के बारे में। मतलब रेनफॉल किस वजह से रेनफॉल होती है, कितने प्रकार की रेनफॉल होती है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं रेनफॉल को। मतलब वर्षा किन किन चार चीज़ों पर निर्भर होती है। तो ये सब हम आज वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रेनफॉल की, वर्षा क्या होती है ना। इसके पहले हमने पढ़ा है कि वर्षण क्या होता है। वर्षा और वर्षण दो अलग अलग चीज़ होती हैं, है ना। वर्षण में हमने पढ़ा था कि स्नोफॉल, हेलफॉल, स्लीट वगैरह ये सब हमने पढ़ा था। और उसका एक फोर्थ होता है प्रेसिपिटेशन। मतलब वर्षण में इसके पहले वाला जो वीडियो बनाया था मैंने प्रेसिपिटेशन का बनाया था, मतलब वर्षण क्या होता है ना। तो उसमें मैंने बताए थे कि उसके 4 प्रकार होते हैं। स्नोफॉल, है ना, हिमपात, सहिमपात और ओलावृष्टि, ये मैंने बताया था। उसको हिमपात को इंग्लिश में बोलते हैं स्नोफॉल, और सहिमपात को स्लीट, और हेलफॉल। उसका एक और फोर्थ होता है रेनफॉल, है ना। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन एक प्रोसेस है जो बताती है कि ऊपर से नीचे जलवाष्प जब ऊपर जाती है तो वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में नीचे गिरती है। तो ये प्रेसिपिटेशन हो गया, और प्रेसिपिटेशन का ही एक प्रकार है, क्या है? रेनफॉल। तो आज हम रेनफॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो रेनफॉल क्या होता है कि जब बहुत तेज धूप पड़ती है ना, तो समुद्र का पानी और या फिर नदियों का पानी गर्म हो जाता है। गर्म होकर ये ऊपर उठता है ना। इवोपरेशन हो जाता है, उसका जलवाष्प बन जाती है, जलकण बन जाते हैं। और वो जलकण है धूल मिट्टी में मिलकर, जो वायुमंडल में धूल है उसके ऊपर इकट्ठा होकर वो क्या करते हैं? बादलों का रूप धारण कर लेते हैं। और जब वो कंडेंस हो जाते हैं, है ना, कंडेंस होकर जब वो नीचे आते हैं तो वो क्या हो जाती है? वो कहलाता है वर्षा कहलाती है। मतलब जो पानी नीचे से ऊपर गया है वर्षा में, वही पानी ऊपर से नीचे आ जाता है। क्या होता है ना। तो ये हो गया रेनफॉल। जब जलवाष्प, मतलब जब पानी गर्म होता है, गर्म होकर वो इवोपरेट होता है, बाष्पीकरण होता है, इवोपरेशन होता है। उसका इवोपरेशन होकर वो इवोपरेट बनाता है, जलकण बनाता है। और वो जो छोटे छोटे जलकण होते हैं बहुत हल्के होते हैं, है ना। और बहुत हल्के होकर ये क्या करते हैं? जो भी वायुमंडल में धूल है, मिट्टी है, उसके ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होकर वो हवा में तैरने लगते हैं। तो जब वो बहुत सारे जलकण इकट्ठे हो जाते हैं तो वो हमको दिखाई देते हैं बादल के रूप में, है ना। बादल, हमने देखा है कि बादल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कई बार बादल वर्षा नहीं करते हैं, है ना, और ऊपर से निकल के चले जाते हैं। तो वो क्यों वर्षा नहीं करते हैं? क्योंकि वो उनका वेट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है कि जो एयर रेसिस्टेंस है, हवा का जो अवरोध है, उसको उसके अगेंस्ट जा सके। मतलब उसको वो कमजोर हो जाए, है ना। तो वो हवा में तब तक ही घूमते हैं जब तक वो रेसिस्ट करते हैं। मतलब जब तक एयर रेसिस्टेंस को वो खत्म नहीं कर देते हैं तब तक वो हवा में घूमते रहते हैं। तो ये वर्षा के, और जब वो कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होने के बाद ये तुरंत ही नीचे नहीं गिरते। कंडेंस होने के बाद ये तब नीचे गिरते हैं जब इनका एयर रेसिस्टेंस से ज़्यादा इनका वजन हो जाता है, तो वो नीचे आते हैं। और बरसात में क्या होता है? नीचे आते हैं ये पानी की छोटी छोटी बूंदों के आकार में नीचे आते हैं। तो ये वर्षा हो गई। वर्षा जो होती है, रेनफॉल जो होती है, वो कुछ कुछ चीज़ों पे अफेक्ट करती है। मतलब कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, कुछ नेसेसरी फैक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा वो जो होना बहुत ज़रूरी है, तभी वर्षा होती है। सबसे पहले तो क्या होता है कि इवोपरेशन होना ज़रूरी है, मतलब वाष्पीकरण, पानी का वाष्पीकरण होना ज़रूरी है। सेकंड, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताई थी, है ना। मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो है रेनफॉल ही है, और इसके पहले वाला जो वीडियो था वो भी प्रेसिपिटेशन ही था। तो इसलिए मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि कौन कौन सी चीज़ों पे प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन ही, मतलब जो रेनफॉल है वो एक टाइप है प्रेसिपिटेशन का, है ना। वर्षण का या वृष्टि का एक प्रकार होता है। वृष्टि मतलब गिरना होता है, मतलब वृष्टि मतलब बरसात का गिरना होता है। तो बरसात तो बहुत सारी चीज़ों की होती है, मतलब बर्फ़ की वर्षा हो रही है ना, या फिर अलग अलग तरीके पानी की वर्षा हो रही है, ओले की वर्षा हो रही है। तो अलग अलग तरीके से होते हैं, और उन्हीं के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है। और वर्षा
के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो किन किन चीज़ों पे इफेक्ट करती है, मतलब किन किन चीज कौन कौन सी चीज़ें नेसेसरी हैं। इवोपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला है इवोपरेशन। जब तक पानी इवोपरेट नहीं होगा तब तक वो हवा में नहीं मौजूद होगा, जलवाष्प बन के हवा में मौजूद नहीं होगा। और अगर वो हवा में मौजूद नहीं होगा तो वहाँ पर बरसात नहीं होती है। जहाँ इवोपरेशन नहीं होता है वहाँ बरसात नहीं होती है ना। या फिर जहाँ बादल नहीं जा पाते हैं वहाँ बरसात नहीं होती। जैसे हमारा राजस्थान में क्या पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। इसके कारण क्या होता है, वहाँ पर इवोपरेशन नहीं हो पाता है और ऊपर बादल नहीं बन पाते। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड ये हो गया कि जो भी बादल वहाँ से गुजरते हैं उनको वो वहाँ पर रोके रखने में, या वहाँ पर वो कंडेंस नहीं होते हैं बादल, और वहाँ रोके रखने स्थलाकृति ऐसी नहीं है कि उस बादल को रोक सके। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं बरसात को होने के लिए। किसी जगह पर बरसात को होने के लिए बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। बहुत सारी चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्स्ट हो गया कि इवोपरेशन होना ज़रूरी है। सेकंड ह्यूमिडिटी होना ज़रूरी है। मतलब ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, जलवायु में मौसम में आर्द्रता का होना ज़रूरी है। थर्ड हो गया कि हवा या एयर का चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी ये है कि ठंडी हवा होना चाहिए। हवा ठंडी होना चाहिए। अगर हवा शुष्क होती है तो शुष्क या गर्म हवा कभी भी बरसात नहीं करती है। बरसात हमेशा ठंडी हवा की वजह से होती है। ठंडी मतलब कंडेंस हो रही है। फोर्थ होता है कि कंडेंस होना जरूरी है। कंडेंस मतलब संघनन होना जरूरी है। तो कंडेंस क्या होते हैं, दो चीज होती है, इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब इवोपरेशन में क्या होता है, इवोपरेशन में ये होता है कि पानी गर्म होकर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाकर क्या हो जलकण बना रहा है, जलवाष्प बना रहा है। जलवाष्प को इवोपरेशन बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया जलवाष्पीकरण जो होता है उसको इवोपरेशन बोलते हैं। सेकंड हो गया कंडेंस। कंडेंस मतलब ये संघनन हो रहा है, मतलब फिर से इकट्ठा हो रहा है, फिर से वो उसी फॉर्म में आ रहा है। इवोपरेशन में मतलब वो लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जलवाष्प गैस होती है तो, और पानी हमारा तरल अवस्था में है, तो लिक्विड से वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वो हो गया इवोपरेशन हो गया। सेकंड, जब वो गैसियस फॉर्म से सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होती है। मतलब गैसियस फॉर्म से हमेशा जरूरी नहीं है कि सॉलिड लिक्विड फॉर्म में ही आए। मतलब जो जलवाष्प है वो पानी के रूप में ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार होता है कि जो जलवाष्प है वो सॉलिड फॉर्म मतलब ओले के बर्फ के रूप में नीचे आती है। तो कंडेंस होकर जब वो नीचे वापस आता है तो वो कंडेंस या संघनन कहलाता है। कंडेंस कहलाता है या संघनन कहलाता है। तो ये दो चीज़ होगी, एक दूसरे के अपोजिट होती है ना। तो ये जो चार चीज़ें हैं ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहली बात। सेकंड क्या होता है, जो रेनफॉल होती है, बरसात होती है, बरसात कई प्रकार की होती है। मतलब तीन उसके प्रकार है। संवहनीय वर्षा होती है, पर्वतकृत वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है। हाँ, तो संवहनीय वर्षा मतलब कि मैंने आपको बताया था कि संवहन बार बार बहुत सारे वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। संवहन क्या होता है, संवहन मतलब संवहन को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शन, है ना। और उसी कन्वेक्शन से बना है कन्वेंशनल रेन मतलब संवहनी वर्षा। पर्वतकृत वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा को बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल या फिर फ्रंटल रेनफॉल भी बोलते हैं, क्योंकि इसको वाताग्र भी होता है ना, वाताग्र वर्षा या फिर साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल भी बोलते हैं। पर्वतकृत वर्षा होती है मतलब ओरोग्राफिक वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। तो संवहनी जो वर्षा होती है या कन्वेंशनल रेन जो होती है उसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि संवहन कब होता है, जब कहीं किसी जगह पे बहुत ज़्यादा सन रेसेस जा रही है, मतलब सूर्य बहुत ज़्यादा चमक रहा है, वहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तापमान जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर जो भी पानी है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है और गर्म होके ऊपर उठने लगता है ना। तो ऊपर उठना मतलब उससे लगी हुई जो वायु है या फिर जो पानी है वो हवा क्या होती, वो गर्म हो जाती है, गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर उठकर गर्म होकर हल्की होती है, हल्की होकर ऊपर उठती है। तो जब ये ऊपर उठती है तो ये कहलाती है कन्वेंशनल करंट कहलाती है या संवहन धारा कहलाती है। तो जब ये समुद्र के ऊपर होती है तो समुद्र में पानी गर्म होता है, गर्म होकर हवा बनकर ऊपर हल्का होकर ऊपर उठता है और ऊपर उठकर वो जलवाष्प के रूप में क्या होता है, जो जलवाष्प बन जाते हैं, मतलब पानी का जो जलवाष्प बन जाता है और वो धूलकण के रूप में इकट्ठा ऊपर हो जाता है ना। और धूलकण के ऊपर जब वो इकट्ठा होता है तो बादलों के रूप में हमको दिखाई देने लगता है। हाँ, अब जब ये बादल कंडेंस हो जाते हैं, मतलब कभी कहीं जाते हैं और जाकर वे जब ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होने के बाद क्या होते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस मतलब संघनन हो जाता है, उसका संघनन होकर वो तुरंत काय में आ जाते हैं, तरल अवस्था में वापस से आ जाते हैं। गैसेस फॉर्म से तरल अवस्था में लिक्विड फॉर्म में वापस आ जाते हैं और वो वहां पर जाके नीचे बरसात करते हैं।
तो ये हो गया संवहनीय वर्षा हो गई, है ना। संवहनीय वर्षा मतलब कि पानी गर्म हो रहा है, गर्म होकर ऊपर उठ रहा है ना, और ऊपर जाकर वो कंडेंस हो रहा है, कंडेंस जाके नीचे वापस से बरसात हो रही है। तो ये संवहनीय वर्षा हो गई, कन्वेंशनल रेन हो गई। ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है? ये होती है भूमध्य रेखा के पास सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा ही सूर्य ताप सबसे ज़्यादा चमकता है ना। वहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा चमकती हैं, सन रेसेस बहुत ज़्यादा पड़ती, सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखा पर, या प्राइम मेरिडियन हम जिसको बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा क्या होती है? भूमध्य रेखा होती 0 डिग्री अक्षांश होती है, या प्राइम मेरिडियन होता है, और उसके पास वाले क्षेत्र मतलब 0 से लेके ये 30 डिग्री अक्षांश तक जो सूर्य का तापमान है बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर यहाँ ताप बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। उससे लगी हुई जो वायु है वो वायु कैसी होती है? वो वायु गर्म हो जाती है, गर्म होकर ऊपर उठती है। तो सबसे ज़्यादा कन्वेक्शनल रेन जो होती है वो होती है भूमध्य रेखा पर होती है। और यहाँ पर क्या होता है? अक्सर भूमध्य रेखा पर क्या होता है, दोपहर के टाइम पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ऊपर उठने लगता है ना। और शाम के समय ये जो बरसात होती है वो दोपहर के बाद होती, मतलब दोपहर के समय बहुत ज़्यादा वर्षा होती है इस यहाँ पर जो भी भूमध्य रेखा है के पास जो क्षेत्र है वहाँ पर दोपहर के समय बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, और कई बार मूसलाधार वर्षा होती है। ये वर्षा मूसलाधार होती है। सेकंड क्या होता है कि जो बादल चमकते हैं, बिजली चमकना, बादल का गरजना, ये सबसे ज़्यादा होता है संवहनीय वर्षा में होता है, और भूमध्य रेखा के पास ये सबसे ज़्यादा होता है ना। और ये जो वर्षा है वो बहुत कम समय के लिए होती है। एक तो मूसलाधार होती है, दूसरा बहुत कम समय के लिए होती है, और अक्सर ये दोपहर में शुरू होती है और शाम तक होते हो। शाम जैसे सूर्यास्त होता है, सूरज जब डूबने लगता है तो ये बरसात भी कैसी होती है? खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये वाला इसकी ये है कि ये सारे कब होते हैं? भूमध्य रेखा के पास होते हैं। और भूमध्य रेखा से दूर जब ये जाते हैं तो संवहनीय वर्षा कम होती है, क्योंकि देखो ध्रुवों के पास क्या होता है? तापमान, सनराइज बहुत कम पड़ती है, जिससे उसका वहाँ पर टेम्परेचर भी कम होता है। अब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा? वो हवा गर्म नहीं हो पाती है। तो इसके कारण भूमध्य रेखा से जितने भी दूर जाते हैं हम, वो संवहनीय वर्षा या कन्वेंशनल रेन कम होती जाती है। और ये ध्रुवों के मतलब ये भूमध्य रेखा के से दूर जाने पर ये तभी वर्षा होती है जब वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है ना। कहीं भी किसी भी जगह पे जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो ग्रीष्म ऋतु में जो बरसात होती है वो होती है संवहनीय वर्षा होती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है और गर्मी में सूरज चमकता है। सूरज चमकने के कारण हवा वहाँ की गर्म हो जाती है, ऊपर उठती है ना। तो हवा गर्म होकर ऊपर उठना, ये हो गया संवहनी धारा, संवहन हो गया। और इसी को बोलते हैं, उसके कारण जो रेन होती है, उसके कारण जो वर्षा होती है उसको कन्वेक्शनल रेन बोलते हैं। तो ये हो गया सबसे पहले कि कन्वेक्शनल रेन क्या होती है। सेकेंड होती है पर्वतकृत वर्षा, है ना। तो पर्वतकृत वर्षा क्या होती है? हमने देखा है कि जब कोई ठंडी हवा रहती है ना, जो हवा मतलब ठंडी है, और ठंडी हवा जब पर्वतों के साथ चलने लगती है, पर्वतों के ढलान के पास चलने लगती है और ढलान से ऊपर उठने लगती है, जब ऊपर उठती है तो वो क्या होती है? कंडेंस हो जाती है, ठंडी हो जाती है, संघनन हो जाता है उनका, और वो वहाँ पर बरसात करने लगती है। तो मतलब जो पर्वत के कारण वर्षा होती है वो पर्वतकृत वर्षा हो गई। मतलब कोई हवा, ठंडी हवा पर्वत के सहारे, स्लोप, पर्वत का जो ढाल होता है उसके सहारे ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है, तो उसके कारण जो बरसात होती है वो होती है पर्वतकृत वर्षा होती है। ये बरसात कहाँ होती है? ये बरसात अक्सर वहाँ होती है जो क्षेत्र समुद्र के पास होते हैं, है ना, और वहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, तो वहाँ होती है ये बरसात। मतलब समुद्र भी होना जरूरी है। समुद्र के पास जो पर्वत श्रेणियाँ होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्वतकृत वर्षा होती है। वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर समुद्र के पास से आने वाली जो हवा होती है वो उस पर्वत से, उस पहाड़ से टकराती है, और टकराने के बाद क्या होती है? वहाँ पर बरसात करती है, तो पर्वतकृत वर्षा हो गई। ये हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी घाट पे जो बरसात होती है ना, वो पर्वतकृत वर्षा होती है, या ओरोग्राफिक रेन जिसको बोलते हैं। क्या होता है? जो हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक है हमारे भारत में? पश्चिमी घाट पश्चिम में है ना, वेस्टर्न घाट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो ताप्ती नदी का मुहाना है, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में
बैतूल में भैंसदेही है। भैंसदेही में ताप्ती नदी का उद्गम क्षेत्र है, वहाँ से होना शुरू होती है। और उसका मुहाना कहाँ होता है? मुहाना मतलब कि जहाँ पर वो एंड हो रही है। तो जो ताप्ती नदी है वो एंड होती है अरब सागर में, मतलब महाराष्ट्र के पास अरब सागर में कहीं ये खत्म होती है। तो जहाँ पर वो अरब सागर में जाकर मिल जाती है उस जगह को बोलते हैं मुहाना बोलते हैं। तो ताप्ती नदी का जो मुहाना है हमारा, वो जो वेस्टर्न घाट में ताप्ती नदी का मुहाना है, उससे लेके कन्याकुमारी तक लगभग 1500 या 1600 किलोमीटर तक ये लंबा हमारा जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है। तो उसके बगल पश्चिमी घाट है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे स्टेट हैं, मतलब हमारा महाराष्ट्र भी आता है वहाँ पर, मतलब महाराष्ट्र, गोवा, केरल है ना, ये सारे ये पश्चिमी घाट पर है। मतलब ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक 1500 किलोमीटर पश्चिमी घाट है। और उसके बगल में क्या है, पश्चिमी घाट के बगल में समुद्र है। तो जब ये जो समुद्र के पास से जो भी हवा आती है और पश्चिमी घाट से टकराती है, तो वो टकरा के वहाँ पर वर्षा करती है। अब एक और चीज़ यहाँ पर है कि वो बरसात सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, वहाँ होती है जो क्षेत्र पर्वत मतलब समुद्र के बिल्कुल पास होते हैं और पर्वत के बिल्कुल सामने होती है। मतलब हवा जब पर्वत के सामने से टकराती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा करती है। तो जब सामने से हवा टकरा रही है, समुद्र से आने वाली हवा जब सामने से टकरा रही है, तो क्या करती है, वो ये जो ढाल होता है, इसको क्या बोलते हैं, पवनाभिमुख बोलते हैं, है ना। इसको पवनाभिमुख बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। मतलब ये बिल्कुल सामने होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वाइनवर्ड स्लोप बोलते हैं। मतलब ये पवन के बिल्कुल सामने वाला स्लोप है, पवनाभिमुख ढाल है, मतलब वाइनवर्ड स्लोप है। यहाँ पर जैसे ही टकराती है सबसे ज्यादा बरसात यहाँ पर होती है। और लेकिन इसके पीछे जो क्षेत्र होता है, मतलब सामने के बाद जब ये हवा पीछे जाती है तो पीछे ये बरसात बिल्कुल उतनी तेजी से बहुत कम वर्षा करती है, बहुत ज्यादा वर्षा यहाँ पर नहीं करती है। उसके क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि जब यहाँ से बरसात ऊपर जाती है तो ये कंडेंस होती है, कंडेंस होके ये बरसात करती ठंडी होती है। लेकिन जब ये नीचे उतरती है ना, तो यहाँ पर क्या करती है, ये गर्म हो जाती है, गर्म होने लगती है, शुष्क होने लगती है। और मतलब शुष्क हवा जो होती है, गर्म हवा जो होती है, वो बरसात नहीं करती है ना। तो उसके पीछे का जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, है ना। हिंदी में इसको वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेन शेडो एरिया या रेन शेडो रीजन बोलते हैं। तो इंग्लिश में होता है ये रेन शेडो रीजन या फिर वृष्टि छाया क्षेत्र इसको बोलते हैं। मतलब वृष्टि छाया क्षेत्र वो होता है जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, पर्वत के पीछे वाला क्षेत्र होता है जहाँ पर बरसात नहीं हो पाती है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे इंडिया में मिलते हैं, जैसे कि हमारा महाराष्ट्र में 2 जगह है, एक महाबलेश्वर है और दूसरा पुणे है। बहुत पास है, लेकिन क्या होता है, महाबलेश्वर में बहुत ज़्यादा बरसात होती है, कई बार ये 500 सेंटीमीटर भी बरसात हो जाती है। लेकिन पुणे में बहुत कम वर्षा होती है, 70 सेंटीमीटर की वर्षा ही होती है। तो रीज़न इसका यही है कि जो महाबलेश्वर है वो वाइनवर्ड स्लोप पर है, मतलब पवनाभिमुख ढाल पर है, और जो पुणे है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में है। एक ही हो गया। दूसरा तमिलनाडु है ना। केरल जब हवा जब मतलब समुद्र तट से केरल के पास जब आती तो केरल में तो बहुत ज़्यादा ये बरसात करती है, 200-250 से भी ज़्यादा, 300 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा ये बरसात हो जाती है। लेकिन जैसे ही जब ये तमिलनाडु की साइड जाती है तो तमिलनाडु क्या होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में है ना, तो वहाँ पर ये बरसात नहीं कर पाती है। तो ये हो गया कि जो पर्वत के कारण बरसात होती है वो पर्वतकृत वर्षा होती है। लेकिन वहाँ पर भी जो पवनाभिमुख ढाल है, मतलब वो स्लोप जो पवन के बिल्कुल सामने आते हैं, पर्वत के वो स्लोप जो पवन के बिल्कुल सामने आते हैं, वहाँ पर पर्वतकृत वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा हो गया चक्रवाती वर्षा। क्या होती है चक्रवाती? मतलब जो चक्रवात के कारण वर्षा हो रही है ना। जो हमारे शीतोष्ण कटिबंध 2 तरह के चक्रवात होते हैं, शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात होते हैं और उष्ण कटिबंध चक्रवात होते हैं, है ना। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है चक्रवात के बारे में, चक्रवात के ऊपर कि चक्रवात क्या होते हैं, शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात क्या होते हैं, उष्ण कटिबंध चक्रवात क्या होते हैं। आप जाकर मेरे चैनल पर सर्च कर दीजिए, साइक्लोन टाइटल से है, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। या फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिए इस वीडियो का, तो वहाँ पर भी मैं लिंक प्रोवाइड करवा देती हूँ, है ना। तो जो चक्रवात होते हैं, चक्रवात के जो कारण जो वर्षा होती है वो चक्रवाती वर्षा होती है। तो चक्रवात 2 तरह के होते हैं। चक्रवात का मतलब क्या होता है कि जो हवा है वो गोल गोल सर्कल के रूप में घूमने लगती है, मतलब
कम वायुदाब अंदर कम वायुदाब क्षेत्र हो जाता है और बाहर ज़्यादा वायुदाब क्षेत्र हो जाता है। तो उसके कारण ये साइक्लोन बनता है और साइक्लोन के कारण जो बरसात होती है वो चक्रवाती बरसात होती है। इसको साइक्लोनिक रेन या फ्रंटल रेन बोलते हैं। तो दो तरह के चक्रवात होते हैं, शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात, उष्ण कटिबंध चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात वो होते हैं जो शीत कटिबंध में बनते हैं या शीतोष्ण कटिबंध में बनते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है कि ऊपर से मतलब ध्रुवों के पास से ठंडी वायु राशि आती है और भूमध्य रेखा के पास से नीचे से क्या होता है, गर्म वायु राशि आती है। जब ये एक दूसरे के पास आती है तो वाताग्र बनाती है, फ्रंट बनाती है। और उसके कारण क्या होते हैं, चक्रवात के कारण क्या होते हैं, जब ये गर्म हवा ऊपर उठती है और ऊपर उठ के क्या होती है, ये ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ के ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर कंडेंस हो जाती है, कंडेंस होकर ये बरसात करने लगती है वहां पर, है ना। तो इसके कारण ये होती है चक्रवाती वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा कहाँ होती है, जहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध चक्रवाती वर्षा कहाँ होती है, जहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात आते हैं, है ना। तो जैसे हमारे जो उच्च अक्षांश होते हैं, मतलब 40 के ऊपर 40 डिग्री अक्षांश से लेकर 60 डिग्री अक्षांश तक शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात आते हैं। तो इनके कारण यहाँ पर बरसात होती है और ये बरसात क्या होती है, हल्की होती है, कम होती है, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बरसात नहीं होती है। और कई बार ये हल्की हल्की वर्षा कई दिनों तक 2-3 दिन तक भी चलती है। तो हमारे भारत में जो चक्रवाती वर्षा मतलब शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवाती वर्षा है वो कहाँ होती है, हमारे भारत में होती है ये उत्तर पश्चिमी एरिया जो है। मतलब कि जब जेट स्ट्रीम होती है या चक्रवात जब आते हैं, शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात जब आते हैं, हमारे शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात पश्चिम से आते हैं, हमारे देश में पश्चिम से आते हैं, मतलब पाकिस्तान से आते हैं। हमारे देश के पश्चिम में पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ से आते हैं, ये आते हैं भूमध्य रेखा से। ये चक्रवात भूमध्य सागर से ये चक्रवात बनना शुरू होते हैं। उसके बाद ईरान में आते हैं, इराक में आते हैं, उसको क्रॉस करके अफगानिस्तान में आते हैं, अफगानिस्तान को क्रॉस करके पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान को क्रॉस करके हमारे भारत के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, मतलब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जो क्षेत्र है, उत्तराखंड, ये वाला जो हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर क्या होते हैं, शीत या ठंडी के दिनों में क्या होता है कि ये चक्रवात आना शुरू होते हैं और वहाँ पर बरसात होती है। तो कई बार ओले भी गिरते हैं वहाँ पर या फिर पानी भी गिरता है, जो हमारे गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, सही होती है। तो ये चक्रवात ये होते हैं, मतलब हमारे उत्तर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात के कारण वर्षा होती है। शीत ऋतु में ही होती है ये, है ना। और ये शीत कटिबंध में ही आते हैं। दूसरा होता है उष्ण कटिबंध चक्रवात। जो उष्ण कटिबंध चक्रवात हैं वो उष्ण कटिबंध में आते हैं और सबसे पहले सेकंड क्या है कि समुद्र पे ही आते हैं। उष्ण कटिबंध चक्रवात जो होते हैं समुद्र पे ही बनते हैं। तो ये जब ये उष्ण कटिबंध चक्रवात जब समुद्र में जब बनना शुरू होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये मतलब बाहर से इनका बहुत ज़्यादा वायुदाब होता है और अंदर कम वायुदाब होता है। तो इसके कारण हवा बाहर से अंदर आती है, गोल गोल घूमती है ना। और ये समुद्र से ही एनर्जी लेती है और चलना शुरू होती है। तो यहाँ से जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है, ऊपर उठ के वो बादल बनाती है ना। और ये बादल, ये जब साइक्लोन जब उसके पास आते हैं, मतलब जब स्थल के पास आते हैं तो वहाँ पर मूसलाधार वर्षा करते हैं। तो उष्ण कटिबंधी चक्रवातों के कारण जो वर्षा होती है वो मूसलाधार वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा हैवी वर्षा होती कम टाइम के लिए है लेकिन बहुत ज़्यादा ये बरसात होती है। तो ये हो गया चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा दो तरह की होती है, शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवाती वर्षा और उष्ण कटिबंधी चक्रवाती वर्षा, ये दो तरह की होती है। तो ये मैंने आपको बताया कि रेनफॉल क्या होता है, वर्षा क्या होती है, और बरसात के या रेनफॉल के तीन टाइप्स है। मतलब कन्वेक्शनल रेन होती है, ओरोग्राफिक रेन होती है और साइक्लोनिक या फ्रंटल रेन होती है। तो मैंने आपको बताया संवहनी वर्षा, पर्वतकृत वर्षा, चक्रवाती वर्षा ये होती है। तो ये बताया। अब इसमें सेकंड क्या है कि बरसात या वर्षा किस चीज़ पे निर्भर होती है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कि बरसात वहाँ पर हो रही है, होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। सबसे पहले तो भूमध्य रेखा से दूरी, मतलब प्राइम मेरिडियन जो लाइन है हमारी अर्थ पे एक लाइन है, हमारी जो अर्थ है उसको बिल्कुल मिडल से डिवाइड कर दी है एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन होती है, वो होती है भूमध्य रेखा या फिर प्राइम मेरिडियन, जिसको पीएम से हम डिनोट करते हैं। 0 डिग्री अक्षांश है, हिंदी में इसको विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन भी इसी को बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होती है, भूमध्य रेखा के पास होती है। रीज़न इसका ये है कि भूमध्य रेखा के पास बहुत ज़्यादा सूर्यताप होता है ना। सूर्यताप के कारण वहाँ गर्म हो जाता है, हवा गर्म हो जाती है, गर्म होकर ऊपर उठती है
और ऊपर उठ के वो कंडेंस हो जाती है, उसमें जलवाष्प भी होता है ना, जलवाष्प भी रहता है और वो कंडेंस हो जाती है, कंडेंस होकर ऊपर होती है और नीचे वो बरसात करती है। तो जो क्षेत्र हमारे भूमध्य रेखा पर है वहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ बरसात बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे जो फॉरेस्ट है ना, अक्सर वो जैसे अमेज़न फॉरेस्ट वगैरह, तो ये भूमध्य रेखा के पास ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है। भूमध्य रेखा से दूर जाने पर बरसात कम होती है, ध्रुवों पे बरसात बहुत ही कम होती है, भूमध्य रेखा पे पास होती है। तो जैसे जैसे हम दूर जाते हैं भूमध्य रेखा से वैसे वैसे होती है। अब वो सेकंड हो गया समुद्र से दूरी। मतलब समुद्र क्या होता है, समुद्र पे भी सूर्य के किरणें पड़ती है, समुद्र के पास बहुत ज़्यादा बरसात होती है, और समुद्र से दूर जैसे जैसे हम जाते हैं तो कम बरसात होती है। तो जैसे हमें पता है कि समुद्र के पास बरसात ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि समुद्र में जब सूर्य ताप पड़ता है तो वहाँ पर वो हवा मतलब जलवाष्प ऊपर उठती है, और वो जलवाष्प में मतलब उस हवा में जलवाष्प होते हैं, जलकण होते हैं, तो वो आकर जो क्षेत्र पास में होंगे वहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात करती है। जैसे हमारा केरल है, भारत में केरल जो जगह है वो समुद्र के बिल्कुल पास है, तो वहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा जो दिल्ली है समुद्र से बहुत दूर है, तो वहाँ पर बरसात बहुत कम होती है। तीसरा हो गया कि धरातल किस तरीके का है, मतलब वहाँ पर लैंड किस तरीके की है। तो जैसे कि वहाँ पर अगर कोई पर्वत है, उस हवा को रोकने के लिए जो जलवाष्प वाली हवा है ना, जिसके कारण बरसात होनी है, वो वाली हवा को रोकने के लिए अगर वहाँ पर कोई पर्वत नहीं होगा तो वो बरसात नहीं करती है। जैसे कि हमारा जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पास बहुत सारी बरसात होती है, क्योंकि पश्चिमी घाट उस हवा को रोक लेता है ना। अरब सागर से जो हवा चलती है, पवनें जो चलती हैं, वो एक तो है ना हमारे केरल में जाके उसकी जो एक लाइन है वो केरल में चली जाती है, एक हमारे एमपी में आ जाती है, एमपी के साइड आ जाती है, और एक जाती है राजस्थान के साइड। तो वही जो अरब सागर से जो हवा चल रही है वो केरल में तो बहुत ज़्यादा बरसात कर रही है, मध्य प्रदेश में भी जाकर ये बरसात कर रही है, मगर राजस्थान में जाकर ये बरसात नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि राजस्थान में कोई इतना ऊंचा पर्वत ही नहीं होता है जो इस हवा को या इस बादल को रोक सके। जो जलवाष्प वाली हवा है, जलवाष्प वाली जो हवा होती है वो बादल होते हैं, तो इस बादल को रोकने के लिए कोई भी वहाँ पर पर्वत या कोई भी स्थल नहीं होता है। इसके कारण क्या होती है, जो राजस्थान के ऊपर से निकल जाती है, जो बादल है राजस्थान के ऊपर से निकल जाते हैं, और हिमाचल में या हिमालय से टकराकर ये बहुत ज़्यादा बरसात करते हैं। वही बादल यहाँ जो राजस्थान है पास में है, हिमालय पर्वत से तो पास में है, हिमाचल से तो पास ही में है ना। तो राजस्थान में तो ये बरसात नहीं करते हैं, मगर ये जाकर हिमाचल प्रदेश में बरसात करते हैं, यही वाली हवा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोकने के लिए उनको कोई भी पर्वत नहीं होता है ना, कोई भी ऐसी जगह नहीं होती, कोई भी पहाड़ नहीं होता, कोई भी पर्वत नहीं होता, कोई भी पठार नहीं होता है, तो उसके कारण ये निकल के चली जाती है। तो तीसरा सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होना चाहिए कि स्थल आकृति किस तरीके की है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया कि वहाँ पर अगर कहीं किसी जगह पर अगर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो वहाँ पर बरसात ज़्यादा होती। क्या रीज़न है कि पेड़ पौधे के कारण आर्द्रता बनी रहती है ना, वो रेस्पिरेशन करते हैं, जिसके कारण ये जो जलवाष्प को एनवायरनमेंट में वापस पहुँचाते हैं, है ना, और टेम्परेचर भी कम होता है वहाँ पर। तो इसके कारण वहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बरसात होती है। वो इसके बाद नेक्स्ट हो गया कि समुद्री धाराएं किस तरीके की हैं। मतलब दो तरह की समुद्री धारा होती है, एक गर्म समुद्री धारा होती है, एक ठंडी समुद्री धारा होती है। तो जहाँ पर गर्म समुद्री धारा चल रही होती है वहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न इसका ये है कि जहाँ जहाँ गर्म धारा चल रही होती है वहाँ पर वो उस जगह पर वो टेम्परेचर ज़्यादा कर देती है। टेम्परेचर ज़्यादा करने के कारण वहाँ का जो पानी है, अब जलधारा समुद्र में ही होती है, स्थल में या किसी भाग में किसी शहर में नहीं चलेगी, ये समुद्र में ही चलेगी। तो वो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ के पानी को गर्म कर देती है, और गर्म करके पानी गर्म होता है, होकर ये जलवाष्प बनता है, जलवाष्प बनकर ऊपर उठता है, ऊपर उठ के ये कंडेंस होता है, कंडेंस होकर ये बरसात होती है। तो जहाँ जहाँ गर्म जलधारा जाती है वहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ ठंडी जलधारा जाती है वहाँ पर बरसात कम होती है ना। ये हो गया। और दूसरा, जब स्थलीय मतलब है ना, जो पवन का प्रकार किस तरीके का है, मतलब जहाँ जैसे एक स्थलीय पवन होती है और एक पवन होती है
जैसे मानसूनी पवन है हमारी, है ना। तो मानसूनी पवन कैसी होती है? मानसूनी पवन हमारे समुद्र से आती है, समुद्र के ऊपर से जब आती है कोई हवा, और तो वो ठंडी हो जाती है। ठंडी होकर जिस भी क्षेत्र में सबसे पहले वो जाएगी वहाँ जाकर क्या करती है? बरसात बहुत ज़्यादा ये करती है ना। तो मतलब जहाँ पर स्थानीय पवनें चल रही हैं वहाँ पर, जहाँ पर लोकल वाइंड जो चलती है ना, और दो तरह की वाइंड होती है, लोकल वाइंड होती है, परमानेंट वाइंड होती है। तो परमानेंट वाइंड मतलब परमानेंट वाइंड में भी जो मानसूनी वाइंड है ना, मानसूनी हवा जो होती है उसके कारण वो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पर बरसात ज़्यादा करती है। और जो लोकल वाइंड होती है, लोकल वाइंड के कारण बरसात नहीं होती है। तो मानसूनी पवनों के कारण हमारे भारत में जो बरसात होती है वो मानसूनी पवनों के कारण होती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं कि वहाँ पर बरसात होगी या नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बरसात क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं कि बरसात वहाँ पर होगी या नहीं होगी। तो इस वीडियो में टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।